हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब सजीव और निर्जीव। अब सजीव पदार्थ का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं, तो बायोलॉजी को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा जीव विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान को बोलते हैं अंग्रेजी में जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनी। तो एक हो गया प्राणी विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जंतुओं का। अब जंतुओं का जो इसमें अध्ययन करते हैं तो इसके पिता अरस्तु को माना जाता है, और उसके बाद ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो टेक्सोनोमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी के जो पिता हैं वो माने जाते हैं, मतलब कैरोलस लिनियस को माना जाता है। तो उनको हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मतलब आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके वो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। तो फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी हो गए कैरोलस लिनियस। तो पहले हम जीव विज्ञान का चर्चा कर लेते हैं। ये जूलॉजी का प्राणी जो वर्ग से, जो प्राणी समुदाय से जितने हैं उसका वर्गीकरण को समझ लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम वनस्पति विज्ञान का भी वर्गीकरण का चर्चा करेंगे, उसको समझाने का कोशिश करेंगे। अब तो सबसे पहले क्या हो गया, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक मतलब सजीव, एबायोटिक मतलब निर्जीव। अब सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान में होता है, बायोलॉजी में होता है। अब बायोलॉजी का दो शाखा हो गया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी के जो फादर ऑफ द जूलॉजी हो गए आपको अरस्तु। उसके बाद फिर ये जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, तो वो हो गया टेक्सोनोमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी हो गए कैरोलस लिनियस। अब आते हैं फिर इसका वर्गीकरण। तो जितने भी प्राणी हैं तो उनको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। मतलब जितने भी प्राणी हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर, जिसको हम हिंदी में एक कोशिकीय बोलते हैं, और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर, जिसको हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। अब एक कोशिकीय जो हमारा एनिमल है, प्राणी है, वो प्रोटोजोआ संघ में आता है, और इसमें बहुत निम्न वर्ग के जीव आते हैं। इनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, और एक ही कोशिका में ये सारे जीवन की क्रियाओं का संपादन करते हैं, चाहे श्वसन हो, परिवहन हो, प्रजनन हो, सारे जो प्रक्रिया है सो इसी एक ही सेल में होता है। और इसका उदाहरण में बहुत प्रचलित उदाहरण है अमीबा। अमीबा के बारे में हम मतलब बहुत बच्चे क्लास से पढ़ते हैं कि अमीबा अमर जीव है। अगर अमीबा को 4 भाग में काट दीजिए तो हर एक नया अमीबा हो जाएगा। अमीबा को मतलब ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिए तो कुछ जीव नहीं रहेगा, फिर नमी के संपर्क में आने पर फिर नया जीव हो जाएगा। तो ये प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो गया मैंने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मेवियंस, एसिटेबुलेरिया। तो ये सब हो गया एक कोशिकीय जीव का उदाहरण। अब फिर बहुकोशिकीय जीव के अध्ययन की जब बात होगी तो इसको 9 संघों में विभाजित किया गया है। ये 9 संघ में आता है पोडीफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का, कार्डेटा। तो ये 9 भाग हो गए। तो सबसे पहले मतलब ये हो गया हम पोडीफेरा का अध्ययन करते हैं।
स्पंज सब इसी में आता है। ये भी बहुत विकसित जीव नहीं होते हैं, लेकिन मतलब इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है। मतलब एकाधिक जो सेल है, कोशिका है, उससे बना हुआ इनका शरीर होता है। ये भी निम्न स्तरीय जीव ही होते हैं। ये स्पंज सब इसका उदाहरण है। और मतलब अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यूस्पोंजिया, यूप्लेबेटेला, स्पोंजिला, ये सब उदाहरण हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा डेवलप, इससे स्पंज से थोड़ा सा डेवलप सिलेंट्रेटा आता है, जिसका नया नाम निडेरिया है। ये समुद्री जीव में पाए जाने वाले जीव हैं। और इनका बॉडी कंस्ट्रक्शन, इनका जो आकार है उसकी बात करें तो धागा की तरह होता है, पतला, रक्त विहीन होते हैं, ब्लडलेस होते हैं। इनमें के शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता है। और फिर भी खूबसूरती देखिए प्रकृति का, कि बिना ब्लड के भी ये शोषण करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, शोषण की प्रक्रिया इनमें होती है। तो मतलब और जो दूसरा जो जैसे डेवलप जीव जो होता है, जिसमें कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग अंग होता है, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, शोषण तंत्र, तो ऐसा कोई जो माने ऑर्गेन सिस्टम है वो इसमें डेवलप नहीं होता है। और जो इसका मतलब हिंदी में इसको मूंगा भी बोलते हैं, ये सिलेंट्रेटा सबको। तो मूंगा द्वीप का निर्माण इनके द्वारा, जो कैल्शियम कार्बोनेट को ये सिक्रेट करते हैं, इनके शरीर से जो निकलता है और वो जमा होते होते द्वीप का रूप ले लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो के एक द्वीप है, बहुत प्रचलित द्वीप है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो उसको हम प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं, मूंगा द्वीप के नाम से जानते हैं, या मतलब कोरल द्वीप के नाम से उसको जानते हैं। तो ये मूंगा वूंगा जो होता है ये सब सिलेंट्रेटा में आता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का। इसमें चपटा क्रीम है और इसका ये परजीवी होता है, मतलब अपना ये जो किसी बना बनाया भोजन को ग्रहण करके जैसे अपना ये काम चलाते हैं। अब जैसे कोई पालतू पशु है, उसके शरीर में ये आश्रय पाते हैं, तो इसलिए परजीवी होते हैं, पैरासाइटल इनका लाइफ होता है। उदाहरण की बात करें तो प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया सेलियम। उसके बाद अगला संघ है स्केलेमेंथीज, तो उसमें गोल क्रीम आता है, ये भी परजीवी ही कैटेगरी में है। उसके बाद आता है एनेलिडा। तो एनेलिडा जो स्वतंत्र जीव भी हो सकता है और परजीवी भी हो सकता है। केचुआ, जोंक, ये सब उदाहरण है। केचुआ सबको हम स्वतंत्र जीव के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। और जो जोंक होता है वो देखते हैं ना, आदमी एकदम छोटा सा जोंक होगा, खून पी करके कितना बड़ा हो जाता है। तो अपना जो भोजन जो है दूसरे ही के पर दूसरे ही पर आश्रित रहता है वो भोजन के लिए, तो इसीलिए इसको हम परजीवी कह सकते हैं, जोंक सब। इसके बाद अगला जो संघ है वो हो गया आर्थ्रोपोडा। ये बहुत बड़ा संघ है। और आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं उनका शरीर 3 भाग में विभाजित रहता है। एक हो गया हेड, जिसको हम हिंदी में सिर बोलते हैं। दूसरा हो गया थ्रोट, जिसको हम वक्ष बोलते हैं। और तीसरा हो गया एब्डोमेन, जिसको हम उदर बोलते हैं, पेट। अब कीट वर्ग हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच, मकड़ी, सब इसी आर्थ्रोपोडा ही में आता है। और बहुत दिलचस्प बात है, जो कीट में 3 जोड़ा पाँव होता है, मतलब 6 पाँव होता है। और मकड़ी को कीट वर्ग से हम अलग रखते हैं, क्योंकि मकड़ी में कितना पाँव होता है, तो उसके 8 पैर होते हैं, 4 जोड़े पाँव होते हैं। इसके बाद अगले संघ की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला संघ 7वां संघ है हमारा इकाइनोडर्मेटा। तो इसके सभी जो सदस्य होते हैं इस संघ से आने वाले, वो समुद्री जीव होते हैं। त्वचा पर कांटा होता है। उदाहरण की बात करें तो समुद्री अर्चिन, ब्रिस्टल स्टार, सी कुकुम्बर, ये सब इसका उदाहरण में आता है। उसके बाद हम मोलस्का देखते हैं, घोंघा, सितुआ, खुरचन, ये सब जो हम देखते हैं
लोकल भाषा में हम उसको हरा शंख भी बोलते हैं। तो डोका ये सब उदाहरण है। कई बार आप देखेंगे कि मोलस्का, ये शंख ऊँख जितना होता है ये सब मोलस्का में आता है। तो मोलस्का के शरीर पर अंदर में बड़ा मुलायम होता है और बाहर से इसका जो तो ये होता है आवरण वो बड़ा कठोर होता है। तो इसका बहुत महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी है। पहले जैसे इसका जो ये कठोर वाला भाग कौड़ी उड़ी होता है वो सब मोलस्का ही समुदाय से आता है। लेकिन मतलब उदाहरण की बात करें तो मतलब ये ऑक्टोपस, सीप, हेलियोटिस, पाइला, मतलब घोंघा, सितुआ, खुरचन, डोका, ये सब आता है इसी में। शंख ये सब आता है, मोलस्का संघ में आता है। इसके बाद हम अब लास्ट में कार्डेटा का चर्चा कर रहे हैं। कार्डेटा को बहुत बड़ा मतलब ये महत्वपूर्ण संघ है। जितना हम मनुष्य लोग हुए, चाहे गाय, घोड़ा, बकरी, या जितना पक्षी है, कबूतर उबूतर, जितना मछली है, या जितना रेप्टिलिया सांप कछुआ है, या जितना एबीज पंछी सब है, या तो सब ये सब सारे आते हैं कार्डेटा में अध्ययन के सुगमता के लिए। इसको छोटे मतलब 5 उपवर्ग में बांटा गया है। एक हो गया मत्स्य, फिशेज। तो ये फिशेज में जो आता है जितने तरह की रेहू, कतला, ये सब मछली सब है, शार्क, हिप्पोकैम्पस, तो ये सब जो है ये सब फिशेज में आता है। इसके बाद हम चर्चा करें तो दूसरा होता है एम्फीबिया। एम्फीबिया को हिंदी में उभयचर बोलते हैं। उभय मतलब ये स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं। जैसे मेढक उढक ये जो आता है उभयचर में आता है। उसके बाद आता है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया वर्ग में जो है कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ये सब आता है। और उसके बाद एबीज पक्षी वर्ग में जितने उड़ने वाले या ज़मीन पर चलने वाले पंछी हैं वो आते हैं एबीज वर्ग में। उसके बाद में स्तनधारी, जिसको हम मैमल्स बोलते हैं, मेमेलिया, बहुत अधिक विकसित प्राणी हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर एक काम कर विकसित अंग तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, सारा इनमें होता है। अब स्तनधारी को भी अध्ययन के लिए 3 उपवर्ग में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, ये स्तनधारी अंडा देने वाले होते हैं। उसके बाद मेटाथीरिया और परिपक्व बच्चे देने वाले जैसे कंगारू। उसके बाद यूथीरिया, विकसित बच्चे देने वाले। और उसके बाद जो मतलब चमगादड़ हो गया वायवीय स्तनधारी, व्हेल हो गया जलीय स्तनधारी। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्लांट किंगडम का। अब देखिए प्लांट किंगडम को कि दुनिया में जितने भी मतलब प्लांट हैं, पादप हैं, तो उसको हम बांट सकते हैं क्रिप्टोगेम्स में, फेनरोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स को 3 भाग में बांटते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा में आता है शैवाल, मतलब एल्गी, फंगस और लाइकेन। शैवाल में 3 तरह के शैवाल होते हैं, मुख्य रूप से लाल, भूरा और हरा। टेरिडोफाइटा की उसके बाद ब्रायोफाइटा में पौधे और ज़मीन पर पाए जाने वाले सोपोसी पौधे होते हैं, क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये बीज और फूल रहित होते हैं, अर्थात इनमें बीज और फूल नहीं पाया जाता है। जैसे क्लब माउस, हॉर्स टेल्स, फर्न, ये सब इसमें आते हैं। और उसके बाद फिर फेनरोगेम्स की बात करें तो उसमें उच्च श्रेणी के पौधे आते हैं। तो इसमें जिम्नोस्पर्म आता है, तो इसमें ओबेरी का अभाव होता है, जैसे साइकस, सब साइंस, ये सब आता है। तो फिर मतलब फेनरोगेम्स को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट जैसे हम धान को अगर छीलें तो उसमें एक ही भाग होगा, तो एक बीजपत्री हो गया। और अगर चना सबको छीलते हैं तो उसमें 2 भाग हो जाता है, तो डाइकोट हो गया। तो वनस्पति विभाग को भी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो फिर से हम इसको बता रहे हैं आपको कि प्लांट किंगडम मतलब जितना भी प्लांट है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं।
एक हो गया हमारा क्रिप्टोगेम्स, दूसरा हो गया फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में निम्न श्रेणी के पौधे आते हैं, पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। क्रिप्टोगेम्स को 3 भाग में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को भी 3 भाग में, एल्गी, फंगस और लाइकेन। और शैवाल लाल भूरा हरा शैवाल होता है। अब ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जिनमें सोपोसी पौधे हैं, क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन बना सकते हैं। टेरिडोफाइटा में बीज और फूल रहित पौधे हैं ये, जिसमें मॉस, हॉर्स टेल्स, फर्न ये सब आते हैं। उसके बाद फिर अब हम जैसे चर्चा कर रहे हैं फेनरोगेम्स का, तो मतलब प्लांट किंगडम को 2 भाग में बांटे, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का 3 भाग हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का 3 भाग हो गया, एल्गी, फंगस, लाइकेन। फेनरोगेम्स को 2 भाग में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटते हैं, मोनोकोट और डाइकोट में। तो इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इससे संबंधित जो है, जैसे कि हमने जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, उसी हिसाब से वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ने पौधे को उनके स्वभाव आकार के आधार पर वर्गीकृत किया था, हर्ब्स, सर्ब्स और वृक्ष में। और आधुनिक काल में जैसे हम अभी आपको बतलाए हैं कि जितना भी प्लांट किंगडम है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया क्रिप्टोगेम्स, दूसरा हो गया फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को हम 3 भाग में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को भी फिर 3 भाग में बांटते, 3 तरह के पौधों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया एल्गी, दूसरा फंगस, तीसरा लाइकेन। और ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे हैं जो सोपोसी होते हैं, क्लोरोफिल में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में बीज और फूल रहित पौधे हैं, अर्थात इसमें बीज और फूल नहीं बनता है, जैसे मॉस, फर्न ये सब इसमें आते हैं। और उसके बाद फिर फेनरोगेम्स की बात करें तो फेनरोगेम्स में को भी 2 भाग में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, मोनोकोट और डाइकोट।